डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो हमने अपने जॉब एप्लीकेशन लेटर्स किए थे और उसके बाद इमीडिएटली जो अटैच किया जाता है हमारे एप्लीकेशन लेटर्स के साथ, जो कि हमारा रेज्यूमे, बायोडेटा एंड सीवी होता है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है अपने पिछले या प्रीवियस लेक्चर्स में। आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया एप्लीकेशन जो हम ईमेल के ज़रिए भेजते हैं। जी हाँ, ये भी जॉब एप्लीकेशन ही होता है। एक होता है जो हम कवर लेटर बनाकर टाइप करके पर्सनली या तो जाकर हैंड ओवर करते हैं कंपनी तक या कुरियर करवाते हैं। दूसरा आता है ईमेल के थ्रू जब हम एप्लीकेशन भेजते हैं जॉब के लिए, तो किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, ईमेल कैसे टाइप करते हैं, ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, इसको आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, हम सब जानते हैं कि वो ज़माना जो है वो अब जा चुका है जहाँ पर न्यूज़पेपर में पहले एडवर्टाइजमेंट जॉब के लिए आया करती थी और उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर हम अपना कवर लेटर या जॉब एप्लीकेशन लेटर को ड्राफ्ट किया करते थे। आज कंपनीज ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर में ही अपना एडवर्टाइजमेंट दे। अगर वो चाहे तो जाकर अपना एडवर्टाइजमेंट अपनी वेबसाइट्स पे या किसी जॉब पोर्टल्स के ऊपर जैसे नौकरी मॉन्स्टर पे भी अपलोड करती है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट दी होती है, कंपनी का ईमेल आईडी दिया होता है। अब आप मेल के ऊपर कुछ सेकंड्स के अंदर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इसी को कहते हैं हमारा ईमेल के थ्रू जॉब एप्लीकेशन जो हम लिखते हैं ना। अब इसका फॉर्मेट कैसे होता है? एक तो ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, याद रखना, हम जो हमेशा एक फंकी सा ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाना ही होगा। प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्या होता है? जो आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम मिलाकर बनता है, वो आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मेरा ईमेल आईडी आपको हर लेक्चर में देखने मिलता है, तो मेरा जो फर्स्ट नेम है, अब क्योंकि मेरा फर्स्ट नेम बहुत ज़्यादा बड़ा है इसीलिए मैंने उसको कट शॉर्ट कर दिया। स्टिल इट इज़ फाइन, लेकिन ये कोई फंकी नाम नहीं है। तो नाज शेख मैंने कर दिया है 18, ये न्यूमेरिकली जो है मुझे गूगल ने खुद ही सजेस्ट किया है @gmail.com। अब क्योंकि यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम और मेरा लास्ट नेम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा जो ईमेल आईडी है वो वैलिड हो जाता है एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी के लिए। अब हम जो फंकी सा ईमेल आईडी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कोई ईमेल आईडी बना दूँ, coolnaz9929, ऐसा मैंने कुछ भी ईमेल आईडी अगर क्रिएट कर दिया, दिस इज़ नॉट एट ऑल फीजिबल, नॉट एट ऑल प्रोफेशनल, अच्छा साउंड भी नहीं करता है। पहला काम होना चाहिए, आप एक अपना प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो है वो बनाएंगे, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी आप बनाएंगे। ओके, देन सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल, फिर आपको फॉर्मेट में बताता है। अब आप सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे, जैसे हम अपने लेटर में लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। सिमिलरली जो सब्जेक्ट लाइन है वहाँ पर आप टाइटल ऑफ द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर लिखेंगे। अगेन ये सेम चीज़ आप जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर आपने लिख दिया। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द ईमेल। बॉडी ऑफ द ईमेल में जो हम अपने कवर लेटर के अंदर लिखते हैं वो एंटायर कंटेंट जो है वो हम अपने ईमेल एप्लीकेशन के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी पर्सनल डिटेल्स भी मेंशन करते हैं, जैसे कि हमारा नाम हो गया, उसी के साथ साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, एज वेल एज योर सिग्नेचर। और यहाँ पर हम अपना सिग्नेचर जो है वो भी क्या करते हैं, सिग्नेचर भी कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया जाता है आपके ईमेल आईडी में, जैसे आपने लिख दिया रिगार्ड्स, नीचे आपका नाम लिख दिया और वो आपका डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली बन जाता है। मेक इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, द आइडियल लेंथ ऑफ द कवर लेटर शुड बी नो मोर देन 2 to 3 पैराग्राफ। ईमेल भेज रहे हैं तो याद रखिएगा इसको सिर्फ 2 से 3 पैराग्राफ में ही आपको सेंड करना है लिखकर। अटैचमेंट जो होता है बेसिकली आपको अपने रिज्यूमे को MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अटैच करना होता है, ताकि आसानी से आपका रिज्यूम, आपका CV, आपका बायोडेटा जो है, जो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो आसानी से ओपन हो सके। तो अटैचमेंट जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपका होना चाहिए, जो कि हम अपना CV, रिज्यूम, बायोडेटा अपलोड करते हैं। अब किस तरीके का फॉर्मेट होता है, हम एक सैम्पल आउटलाइन देखेंगे। देखो इस तरीके का एक ईमेल दिखाई देता है, जहां पर फॉर एग्जांपल अगर आप ईमेल आईडी भेज रहे, आप मेल भेज रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका मेल जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। यहाँ पर एक चीज़ जो मिसिंग है वो है टू, यानी कि जिसको आप मेल भेज रहे हैं तो उनका ईमेल आईडी इमीडिएटली फॉर्म के बाद आता है टू। तो टू में आप यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, उस ईमेल आईडी को मेंशन करते हैं जिसको आप मेल कर रहे हैं, तो फ्रॉम के बाद यहाँ पर टू आएगा और यहाँ पर जो रिसीवर है उसका ईमेल आईडी आएगा। तो ये एक चीज़ जो है वो इस फॉर्मेट में मिस हो गई है।
रिसीवर्स ईमेल आईडी, फिर आपने सब्जेक्ट लिख दिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ये अटैचमेंट तो अपने आप जब आप फाइल को अटैच करते हो तो वो शो करता है। अब आप लिखेंगे डियर सर या फिर मैम भी लिख सकते हैं। आई एम रिप्लाइंग टू योर एडवर्टाइजमेंट इन डैश फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे कि आई एम रिप्लाइंग टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, आप अभी देख लेते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये ऐड आया है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला वेबसाइट पर आता है तो हम अप्लाई करते हैं, ज़रूरी थोड़ी है अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में आया तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है वहाँ पर ईमेल आईडी भेजा गया और आपको बोला गया हो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो आप अपना रेज्यूमे हमें ईमेल करें, तो हम ईमेल में लिखेंगे ना कि आपका एडवर्टाइजमेंट जो है हमने कहाँ देखा था, न्यूज़पेपर में देखा, और न्यूज़पेपर में देखने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट हम जो पोस्ट है, जैसे कि आपने अप्लाई किया है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। अटैच्ड आर माई रेज्यूम एंड 2 रेफरेंसेज एज रिक्वेस्टेड बाय यू। तो अभी क्योंकि सामने वाले ने रेफरेंस मांगा है इसीलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि आपने रेफरेंस मांगा है इसीलिए हम अपने ईमेल में आपको रेफरेंसेस के नाम भी दे रहे हैं। द प्रपोज पोजीशन सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग, यानी जो पोजीशन आप ऑफर कर रहे हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। आई बिलीव दैट माई प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस आर अकॉर्डिंग टू द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड योर रिक्वायरमेंट्स एडवर्टाइज्ड फॉर द पोस्ट, यानी कि जो भी मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस रहा है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा मैच करता है मेरा प्रोफाइल। माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आर, यानी कि यहाँ पर आप मेंशन करेंगे मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं जो बोल रही हूँ कि मेरा प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है किसके साथ में, आपके इस एक्सपीरियंस, आपके इस पोस्ट के लिए जो आपने वैकेंसी निकाली है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट हूँ। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे वो सारे पॉइंट्स आपकी स्ट्रेंथ के जो कि साबित करते हैं आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि इस पोजीशन के लिए मुझे किसी के अंदर बहुत ही अच्छी एनालिटिकल स्किल्स होना ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। तो ये सारी आपकी कोर स्ट्रेंथ है, आपने लिख दी है तो वो क्या हो जाती है, मैच हो जाती है किसके साथ में, जो जॉब ऑफर की गई है उसकी स्किल रिक्वायरमेंट के साथ में। प्लीज़ सी माई रेज्यूमे फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन माई एक्सपीरियंस, तो आप मेरे रेज्यूमे को एक बार रेफर कर लीजिए ताकि आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिल जाए। आई एम रीचेबल ऑन सेल फोन नंबर, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे। आप उनको उनके टाइम देने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपका ईमेल पढ़ा है डेफिनेटली, तो आउट ऑफ कर्टसी आप उनको थैंक यू बोलेंगे और ये भी बोलेंगे कि आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर आपको मेरा प्रोफाइल रेलिवेंट लगता है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। ये लिखने के बाद आप लिख देंगे योर्स ट्रूली और आपका सिग्नेचर, जो कि डिजिटल सिग्नेचर भी होता है। अच्छा, इस फॉर्मेट में एक और चीज़ याद रखिए, अगर आप चाहे तो राइट हैंड साइड पर अपना सिग्नेचर लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली, फेथफुली, ओबीडियंटली, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मेल में जब भी हम ड्राफ्ट करते हैं तो ईमेल में ये सारी चीज़ें हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ऑटोमेटिकली होती है। तो ये आपको एप्लीकेशन समझाने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आपका ईमेल जो है, एप्लीकेशन जो है वो वैलिड होता है। तो ये एक सैम्पल जो है वो हमने देखा है किस तरीके से ईमेल लिखे जाते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसा लेटर जो कि है रिकमेंडेशन लेटर। बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि स्टूडेंट्स विल नॉट बी टेस्टेड ऑन दिस, यानी कि इसके ऊपर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे हैं, अगर ऑटोनॉमस कॉलेजेस है तो डेफिनेटली वो प्रेफर करते हैं इन लेटर्स को भी आपके सिलेबाई का हिस्सा बनाने के लिए। तो हम इस लेटर को इसीलिए भी करेंगे ताकि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चे जानते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है। कल कोई पूछेगा तो मेरे बच्चे ये नहीं कह सकते रिकमेंडेशन लेटर तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस था, हमको पढ़ाया ही नहीं है। नहीं, हमको पढ़ाया भी है, हम जानते भी है रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है। तो क्या होता है ये रिकमेंडेशन लेटर? बेसिकली रिकमेंडेशन लेटर जो है, आप किसी की गारंटी लेते हो, आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये इंसान जो है जो आपके यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करता है, पहला पॉइंट। ये इंसान जो है जो आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, दूसरा पॉइंट। यानी हमको समझ में आया, हम रिकमेंडेशन लेटर कहाँ देते हैं? एक तो कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसको रिकमेंड करते हैं, दूसरा कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है उसके लिए लिखते हैं। तो एज अ रेफरी मैं इस बंदे को रिकमेंड कर रही हूँ, XYZ को रिकमेंड करती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। तो अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो उस कैंडिडेट के साथ रहा है मैं उसको शेयर करती हूँ। A recommendation letter is a letter which expresses the personal opinion of a referee, यानी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है उस XYZ कैंडिडेट के बारे में बताता है।
दिस रेफरी इज जनरली अ पर्सन हु हैज़ नोन द एप्लीकेंट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर कैपेसिटी। अब ये जो रेफरी है ये वो इंसान है जो उस एप्लीकेंट को, यानी मैं जिसको रिकमेंड कर रही हूँ, मैं उसको अच्छे खासे समय से जानती हूँ, उससे मेरी पहचान जो है वो अच्छी खासी रही है। Although the applicant seeks the referee's permission before suggesting his name as referee, it is not essential that he write in favor of the applicant. अब यहाँ पर क्या होता है, जो रेफरी होता है, यानी कि मैं रेफ़र कर रही हूँ ना, तो सबसे पहले मेरी परमिशन लेना ज़रूरी है एप्लीकेंट को कि आपका नाम मैं रेफरेंस में दूँ ताकि आप मुझे रिकमेंड करें। अब ज़रूरी नहीं है मैंने हाँ बोल दिया इसका मतलब मैं आपके लिए जो रिकमेंड करूँगी उसके लिए सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही लिखूँगी। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि मुझे आपके बारे में क्या मेंशन करना है। The referee seals his opinions in stamped and addressed envelopes given by the aspirant and sends it directly to the company after entitling it confidential. तो रेफरी को जब बोला गया रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए तो उसने उसको रिकमेंडेशन उसके बारे में जो भी लिखना है ओपिनियन में लिख दिया, उसको सील किया, उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखवा दिया और उसको सेंड कर दिया उस इंसान को जहाँ पर आपने मुझे भेजने के लिए बोला है। It is therefore advisable that the applicant select his referees carefully. After all, the referee's remark can brighten or dim his chances. इसीलिए सोच समझ कर अपने रेफरीज को आपको सेलेक्ट करना होता है बच्चों। आप किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके भरोसा मत करें, ये ना सोचे कि वो आपके बारे में अच्छा ही लिखेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, सील होकर किसी के पास जाने वाली है, तो चांसेस है वो इंसान आपके बारे में गलत चीज़ें भी लिखे, रिकमेंडेशन गलत भी दे सकते हैं। लेकिन हम जो देखने वाले हैं वो पॉजिटिव रिकमेंडेशन सैम्पल्स देखने वाले हैं। बट जस्ट टू गिव यू अ नॉलेज और जस्ट टू शेयर एन एक्सपीरियंस विथ यू, आई वुड सजेस्ट और रिकमेंड यू कि कभी भी रेफरी को सोच समझ के सिलेक्ट करें। अब आप बोलेंगे मैम किसको सिलेक्ट करना चाहिए, तो कोई ऐसा इंसान जो भरोसेमंद हो। अब आप किस हिसाब से भरोसा करते हैं वो आपको सोचना है। दूसरा तो मैं कहूँगी हमेशा आप अपने टीचर्स के साथ, अगर आपके कॉर्डियल रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं तो आप अपने टीचर्स से परमिशन लेकर उनका नाम रेफरेंस में दे सकते हैं, क्योंकि आपके टीचर्स जो है वो कभी आपके बारे में नेगेटिव रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी ऐसी है कि लैक करते हैं तो वो पहले आपको बताएंगे, लेकिन किसी और को जाकर अपने बच्चे की बुराई नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने टीचर्स को आपको रिकमेंड करने के लिए बोलते हो, प्रोवाइडेड टीचर्स आपको अच्छे से जानते हो तो ही वो रिकमेंड करेंगे। अगर आपको नहीं जानते हैं तो टीचर्स आपको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, आपकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। अब क्या पॉजिटिव रिकमेंडेशंस कवर होते हैं हमारे इस रिकमेंडेशन लेटर के अंदर? एप्लीकेंट्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अगर मैं बोल रही हूँ कि इस XYZ कैंडिडेट को आप हायर कर लीजिए या इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दीजिए, तो उसमें ऐसी क्या बात है जो आपको देना चाहिए एडमिशन, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मुझे बताना है। उस बंदे की काबिलियत के बारे में बात करना है, क्या स्किल्स है उसके अंदर, क्या अचीवमेंट्स है, और उसी के साथ साथ कोई ऐसी क्वालिटी, एकदम आउटस्टैंडिंग क्वालिटी जो उस कैंडिडेट के अंदर मैंने एज अ रेफरी रिकमेंड की है, तो उस क्वालिटी को मुझे मेंशन करना होगा अपने रिकमेंडेशन लेटर के अंदर। इसी के साथ हम एक सैम्पल लेटर देख लेते हैं बच्चों रिकमेंडेशन का। सैम्पल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर एडमिशन टू अ यूनिवर्सिटी। अब एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास एक रिकमेंडेशन लेटर है, तो यहाँ पर आएगा महाराष्ट्र कॉलेज का नाम, फिर आपने उनका एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर डेट आ जाएगा, टू हुम इट मे कंसर्न, यानी ये लेटर पढ़ने वाला जो भी इंसान हो, जिस किसी भी डेजिग्नेशन पर हो, अगर हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो हम लिखेंगे टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न या टू हुम सो इट मे कंसर्न। This is to state that I have known Miss Mitali Bendre for the last 5 years. She was a bona fide student of our college from 1995 to 2000. यानी कि अब यहाँ पर देखो एक टीचर या प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट को रिकमेंड कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि मैं इस स्टूडेंट को कई सालों से जानती हूँ और उसने अपनी जो स्टडीज़ है हमारे यहाँ पर 95 से 2000 तक कंप्लीट की, यानी कि 5 years शी वॉज विथ अस। शी वॉज गुड नॉट ओनली इन हर स्टडीज़ बट ऑल्सो इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर आप अभी उनके स्किल्स, उनके कैपेबिलिटीज़ की, उनकी पोटेंशियलिटीज़ की बात शुरू कर देंगे कि आप उनको जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छी रही है। थी मतलब सिर्फ पढ़ाई में अच्छी नहीं है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी है। थी मतलब हमारे यहाँ से पास आउट हो चुकी है, इसीलिए वो एक पास्ट स्टूडेंट रह चुकी है, लेकिन शी एग्जिस्ट। ओके, She represented this college in basketball at both junior college and degree college level। तो उसने हमारे कॉलेज को इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में स्टेट लेवल पर भी क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। She was awarded the trophy for the best sports person of the year in 98-99। तो यहाँ पर उसको स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ट्रॉफी मिली है। वो एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करती है, इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में। उसने अपने BA एग्जामिनेशन पास किया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से 1999 में, जहाँ पर उसको 2nd क्लास उसने सिक्योर किया अपने सब्जेक्ट इंग्लिश में, जो कि उसका स्पेशल सब्जेक्ट रहा है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रहा है।
मिताली बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की है और इसी के साथ साथ वो बहुत ही चीयरफुल, शी बेज अ चीयरफुल डिस्पोजिशन एंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर, और बहुत ही खुश मिजाज बंदी है और बहुत ही लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाती है, बहुत ही कोऑपरेटिव है लोगों के साथ में। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज शी बेज अ वेरी गुड मॉरल कैरेक्टर। और इसी के साथ साथ आप देखो ये प्रिंसिपल या टीचर की तरफ से ये एक लाइन बच्चों आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है शी बेज अ वेरी गुड मॉरल कैरेक्टर। यानी आप मॉरल वैल्यूज़ पे काम करते हैं, एथिक्स पे काम करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, आप अपने लाइफ के सही डिसीजंस लेना जानते हैं और आप अपने कैरेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। यानी कि एज ह्यूमन बीइंग जो एक ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए वो मॉरल कैरेक्टर आप बेयर करते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती अगर कोई टीचर या प्रिंसिपल आपके बारे में ऐसा रिकमेंड करे। I have no hesitation in recommending her for any career she may choose to carve out for herself. I wish her all success. अब आप बोलते हैं कि मुझे कोई भी झिझक नहीं हो रही है, अगर ये फ्यूचर में कहीं पर भी अपना करियर बनाना चाहती है तो बना सकती है और मैं उसको हमेशा बेस्ट विशेस दूंगा, अपनी आशीर्वाद उसके साथ रहेगा मेरा, जहाँ पर भी ये बच्ची जाए और अपने करियर में एक्सेल करे। तो किसी कोर्स में एडमिशन ले रही है, कहीं पर जॉब कर रही है, जो करना चाहती है लाइफ में करे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही है। इसी के साथ साथ आपने लिख दिया ओपी गुजराल प्रिंसिपल। अब आप यहाँ पर योर्स फेथफुली सिंसियरली नहीं लिख रहे, क्योंकि प्रिंसिपल की पोजीशन पर हो आप, तो आप किसको लेटर लिख रहे हो आपको भी नहीं पता, हो सकता है वो वहाँ कहीं पर कोई बहुत ही ज़्यादा जूनियर हो आपसे एक्सपीरियंसेस में, नॉलेज में। तो प्रिंसिपल और टीचर्स की पोजीशन थोड़ी अच्छी बड़ी होती है, इसीलिए यहाँ पर आप योर्स फेथफुली सिंसियरली नहीं लिखते, यहाँ पर आपने अपना नाम लिख दिया, अपना डिजिग्नेशन लिख दिया। तो इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों एक रिकमेंडेशन लेटर, जहाँ पर आप किसी एक कैंडिडेट को रिकमेंड करते हैं। आई होप वी आर क्लियर विथ हाउ टू राइट अ रिकमेंडेशन लेटर। अभी एक सैम्पल लेटर हम देखेंगे रिकमेंडेशन का, जो कि रिक्रूटमेंट के लिए यानी कि जॉब के लिए होता है। अगेन टू होम इट मे कंसर्न, यानी जो भी सामने वाला है आप उसको बता रहे हैं जिसके लिए भी लेटर है, मैं उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि प्रोफेसर M.K. प्रसाद हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द टीचिंग स्टाफ ऑफ दिस कॉलेज एज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज सिंस जून 1996। तो यहाँ पर बात चल रही है प्रोफेसर M.K. प्रसाद की, जो कि हमारे कॉलेज के टीचिंग स्टाफ रहे हैं जून 1996 से। Mr. Prasad is not only a competent and enthusiastic teacher of economics and business studies but also a very able and responsible administrator of his department. तो ना कि ये सिर्फ एक बहुत ही अच्छे टीचर रहे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के, और as a member of University Board of Studies too, he has made a substantial contribution to course planning and curriculum development. Basically यहाँ पर बोला जाता है कि ना कि वो सिर्फ मेंबर रहे हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के, उसी के साथ साथ उन्होंने अपना कोर्स प्लानिंग यानी कि सब्जेक्ट की प्लानिंग, उसके करिकुलम बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है प्रोफेसर ने। Given his committed approach to teaching and his administrative acumen, I have no hesitation in saying that Mr. Prasad will be an asset to any organization that employs him. तो यहाँ पर उसी कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो टीचर है, ये जो फैकल्टी है, अगर कहीं और भी जाकर काम करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट बनकर रहेंगे। इस तरीके से लिखते हैं बच्चों हम अपना एक रिकमेंडेशन लेटर। हमने दो टाइप देखा, एक जो हम लिखते हैं किसी बच्चे की यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना हो उसके लिए, दूसरा हम किसी को रेफ़र कर रहे हैं जॉब के लिए। तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन लेटर जो हम लिखते हैं, सॉरी ये होता है हमारा रिकमेंडेशन लेटर जो हम लिखते हैं किसी एक एप्लीकेंट के लिए एज अ रेफरी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम एक दूसरे लेटर के साथ तैयारी करके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।